स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है रशिया के बारे में। आप जानते हैं कि फरवरी 24, 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना लंबा ये वॉर चलेगा। एवरीबडी एक्सपेक्टेड इट टू बी अ शॉर्ट वॉर, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा है। और अगर आपने कुछ महीनों से इसको फॉलो किया हुआ है तो आप जानते हैं कि इट्स अ सीसॉ बैटल गोइंग ऑन। कई बार रशिया का अपर हैंड रहा है। रशिया ने कई सारी टेरिटरीज डॉनबास रीजन में ऑक्युपाई की है, ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, 1 या 2 हफ्तों से आपने ये भी खबरें सुनी होंगी कि यूक्रेन हैज हिट बैक, यूक्रेन हैज रिटेलिएटेड बैक। उन्होंने रीटेक कर ली है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज इन द खार्किव रीजन। और उसके चलते आपने कई बार ये सारी खबरें देखी होंगी, रशिया's लूमिंग डिफीट इन यूक्रेन, इज रशिया लूजिंग द वॉर, राइट। इसके ऊपर कई सारी खबरें भी आ चुकी हैं, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ऑन स्टडी IQ। लेकिन आज हमारी डिस्कशन होने वाली एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन, जहां पे हम लोग एक एजम्पशन कर रहे हैं। आज का हमारा बड़ा सवाल है, व्हाट इफ रशिया लूजेस द वॉर। तो हम लोग एक एजम्पशन कर रहे हैं, हम लोग एक चीज स्पेक्युलेट कर रहे हैं दैट रशिया हैज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। एंड इफ रशिया लूजेस द वॉर, इसकी क्या इंप्लीकेशन होंगी, क्या रिपरकशन होंगी, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है अगर रशिया वॉर लूज करे। देन व्हाट वुड बी द 5 बिग इंप्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड, जियोपॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली। कुछ इंप्लीकेशन से रशिया स्पेसिफिक होंगे, कुछ इंप्लीकेशन फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर। एक इंप्लीकेशन है जिसका इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा बेयरिंग है, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। विल गेट टू नो 5 इंप्लीकेशन इफ रशिया लूजेस द वॉर। टू गेट टू नो दिस, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन कोर्स इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। एक गुड न्यूज है स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन की इच्छा रखते हैं, IAS IPS बनना है, तो वीकेंड बैच शुरू हो रहा है स्टडी IQ का फ्रॉम 1 अक्टूबर। 11 बजे क्लासेस चलेंगे, केवल 2 दिन, सैटरडे एंड संडे। एंड फॉर द रेगुलर एस्पिरेंट्स, अगर आपने ये सोचा था कि बैच 5 में मैं जब भी एडमिशन की डेट आएगी, आखिरी डेट आएगी, तब तक मैं एडमिशन कर लूंगा, देन दैट बस इज गॉन। क्योंकि बैच 5 हैज बीन क्लोज्ड, लिमिटेड नंबर सीट्स थी, कंप्लीट फिल हो चुका है। लेकिन आपके पास अभी भी एक मौका है बैच 6 का। दिस इज गोइंग टू द लास्ट मॉर्निंग बैच। क्लासेस आपकी शुरू होंगी 8 AM पे, 30 सितंबर से 8 AM। अब आप ये चूज क्यों करें? आप सोच रहे हो कि सर आपने बता दिया फाउंडेशन बैच, लेकिन हम लोग ये ले क्यों? देखिए, स्टडी IQ का उद्देश्य यही है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये आपको पूरा कोर्स मिलेगा 18,999 में। ऑल्दो कंपनी प्राइस ज़्यादा है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, ऐप पे जाओगे, दिस इज द प्राइस। लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, राहुल लाइव, RAHULLIVE, तो यू विल गेट इट फॉर 18,999। अब इस प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा फाउंडेशन बैच का। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी। हर मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्यूशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स के, डे 1 से आज कितनी इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। सो एवरीथिंग टुगेदर फॉर 18,999। सो डू एनरोल एज सून एज पॉसिबल, जल्द से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 1 या 2 हफ्तों से हम लोग इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि यूक्रेन हैज गॉन फॉर रैपिड एडवांसेस। यूक्रेन ने कई सारी सिटीज रीटेक कर लिया, स्पेशली इन दी खार्किव रीजन। इसके ऊपर आपने जरूर न्यूज़ सुनी होगी। खार्किव रीजन में उन्होंने कुछ सिटीज को रीटेक कर लिया। इसमें एक सिटी है इजियम। इजियम में ये कहा जाता है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ऑल्सो विजिटेड देयर, राइट, टू बूस्ट द मोरल ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, यूक्रेनियन मिलिट्री फोर्स। अब इस डेवलपमेंट से कई सारे विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं, इज रशिया गोइंग टू लूज वॉर? Is Putin going to lose the war, right? Will he lose war in Ukraine? इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट आज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि what if Russia loses? अगर रशिया हारेगा तो इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है? We are not telling that Russia is going to lose, but if at all it loses, then what is going to happen? What are the implications? इनफैक्ट जो भी हो, कुछ इंप्लीकेशंस तो ऐसी है कि रशिया जीते या हारे वो तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए समझते हैं 5 इंप्लीकेशंस। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंप्लीकेशन। अब पहला इंप्लीकेशन ये है कि भैया हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। देखिए,
इतिहास इस चीज का गवाह है, जब भी एक बड़ा पावर, एक ग्रेट पावर किसी छोटे देश को, छोटे नेशन को अगर बुली करने की कोशिश करता है, उसे मुक्की मिली है। यही हो रहा है रशिया के साथ भी। अभी रशिया इज ट्राइंग टू बुली यूक्रेन और उन्हें काफी रिवर्सेस हो चुके हैं। देखिए, इतिहास के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के साथ हुआ ही। यूएसए वियतनाम में एंटर कर गया, इसलिए देयर इज अ सेइंग, अग्रेशन बिगेट्स एग्रेशन। यानी कि अगर एक देश अग्रेसिव बनेगा, सोच रहा है कि ग्रेट पावर है, तो उसको मुक्की जरूर मिले। अब ऐसा नहीं कि ग्रेट पावर्स वॉर नहीं जीते, ये भी आपको समझना है, बट whenever a big power, say for example USA went into Vietnam, 1950s में एंटर हुए। शुरुआती दौर में केवल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया, मिलिट्री स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई, लेकिन 1970s तक ये कहा जाता है कि 5 लाख से भी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स वियतनाम में थे लड़ने के लिए। इवेंचुअली क्या हुआ, वी ऑल नो द हिस्ट्री। यूएस को वापस जाना पड़ा, यूएस की हेजेमनी एरोड होना शुरू हुई कहीं ना कहीं वियतनाम वॉर से ही। अगर हम लोग दूसरे भी एग्जांपल्स की बात करें, इजराइल और अरब ग्रुप का वॉर 1960s में, छोटा सा वॉर हो, सबको लग रहा था कि अरब ग्रुप, बहुत सारे देश है, इजिप्ट वाज लीडिंग देम, उनको लग रहा था कि इजराइल को पछाड़ देंगे, लेकिन इजराइल ने 6 ही दिनों में बहुत सारी टेरिटरीज अरब देशों की ली। दैट मीन्स जब भी एक बड़ा पावर सोचता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में मैं जीत जाऊंगा, तो हमेशा से ही अनकन्वेंशनल रिजल्ट्स आए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें नई चीज़ क्या है, क्योंकि रशिया के साथ हो रही है, लेकिन आने वाले समय में देयर इज वन मोर बुलिंग पावर इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है चाइना। अगर आप देखें चाइना को, चाइना की भी यही टैक्टिक चलती है। ऑल्दो चाइना का एक एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग रहा है जियोपॉलिटिक्स का, वो कभी भी लंबे प्रोट्रैक्टेड वॉर में नहीं गए पहले से ही। व्हाट दे डू इज स्विफ्ट वॉर, स्विफ्ट एक्शन। जैसे वो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी होती है ना कि मार दिया और भाग गए, राइट? द चाइनीज पॉलिसी इज दैट। लेकिन आगे आने वाले समय चाइना, वी डू नो चाइना इज बुलिंग मेनी कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना इज बुलिंग ताइवान। तो अगर समझ लीजिए कि अग्रेशन दिखा चाइना की तरफ से, देन परहैप्स दिस माइट हैपन। तो चाइना भी प्रोटेक्टेड वॉर में जाकर रिवर्सेस देख सकता है। अगेन स्पेकुलेशन, दिस इज द इम्प्लीकेशन कि जब भी कोई पावर मेगालोमेनियक बन जाता है तो उसको कुछ इसी तरह की रिवर्सेस पड़ी है। हिस्ट्री में भी अभी रशिया के साथ भी वही हो रहा है। द फर्स्ट इम्प्लीकेशन, राइट? नाउ द सेकंड इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द सेकंड इम्प्लीकेशन? अब यार जीत हो हार हो, कुछ क्वेश्चंस तो रहने ही रहने, स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया के साथ ही साथ मैं कहूंगा द क्वेश्चन ऑफ द डॉनबास रीजन एज वेल, क्योंकि देखिए डॉनबास रीजन को लिबरेट करने के लिए रशिया ने कहा कि हम वॉर पे जा रहे हैं। तो जो भी हो, लड़ाई तो चलेगी। अभी अगर रशिया डिफीट हो भी गया, ऐसा नहीं कि देश ही खत्म हो रहा है, रशिया के लिए एक रिवर्सल जरूर होगा, लेकिन युद्ध आगे भी चलेगा। दिस इज गोइंग टू इलोंगेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों पार्टीज की बात करें, अभी फिलहाल यूक्रेन के एडवांसेस के बावजूद रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया, द वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। जब तक हम अपनी एम्स अचीव नहीं कर लेते, तब तक वो कंटिन्यू चलेगा। अब रशिया का पहले एम ये था कि कीव में सरकार को हटाना है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को हटाना है, दूसरी पपेट सरकार वहाँ पे लगानी है जो नेटो में ज्वाइन ना करी बेसिकली। ये तो हुआ नहीं। इन्होंने अपना वॉर एम ये भी बताया कि डॉनबास को लिबरेट करना है, तो प्रोबेबली डॉनबास ऑक्यूपाई करने के बाद शायद वॉर खत्म हो, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं खत्म होने वाला, बिकॉज इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। क्योंकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया अभी एडवांसेस हो चुके हैं, देन वो उन्होंने क्रीमिया के ऊपर भी कहा है कि जो 2014 में क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया गया था, हम लोग वो भी वापस लेना चाहते हैं। द वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड ऑल्सो इट वुड बी अ टेम्पररी डिफीट फॉर रशिया। इट इज गोइंग टू फाइट बैक, द वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। बहुत बड़ी इंप्लीकेशन, क्योंकि लड़ाई चलती हुई जाएगी। दैट इज वाई एवरीबडी स्ट्राइव्स फॉर पीस। इसलिए शांति के लिए आते हैं, क्योंकि लड़ाई अगर करते रहेंगे, अग्रेशन बिगेट्स अग्रेशन, लड़ाई चलती रहेगी, राइट? तीसरा इंप्लीकेशन है, कुछ भी हो जाए, वॉर हारे वॉर जीते रशिया, एक चीज तो तय है कि उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हो चुकी है। दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी एज व्हाट? क्रेडिबिलिटी एज अ मिलिट्री जायंट। अगर हम लोग पहले से बात करें, पहले यूएसएसआर था, उसके बाद में रशिया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर ये लोग काफ़ी रिलाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक्सपोज हो चुकी है, उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो चुकी है। कई सारे विशेषज्ञों ने हाईलाइट भी किया हुआ है कि दे आर सरप्राइज लुकिंग एट द रशियन आर्टिलरीज, रशियन फोर्सेस, देयर रिवर्सल्स। अब इससे क्या होगा? रशिया आप जानते हैं कि एक डिफेंस जायंट है, उनका मैं कहूँगा उनकी इकोनॉमी 2 पिलर्स पे चलती है। एक तो एनर्जी है, रशियन गैस, राइट? दूसरा है आपका डिफेंस। अब यहाँ पे
आप बेसिकली लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई में अगर आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो आपके डिफेंस मार्केट को क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक अ हिट इन फ्यूचर फॉर श्योर। ये तो होना ही होना है, ठीक है, जीते या हारे। अगर हार गया तब तो मैं कहूँगा इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें रशिया से इंपोर्ट करता है, उसकी भी मात्रा धीरे धीरे कम होगी। दूसरे देश भी रशिया के ऊपर अभी रिलाई नहीं करेंगे फॉर देयर ओन डिफेंस। इनफैक्ट इंडिया में तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर इन डिफेंस, तो कई सारी चीज़ें हो रही है जो खुद ही इंडिया प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन आगे चल के रशिया की क्रेडिबिलिटी एज अ जायंट इन सप्लायर ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ये हिट हो चुकी है ऑलरेडी। इसके अलावा एट द ग्लोबल लेवल, एट जियोपॉलिटिकल लेवल क्या हो रहा है, देखिए इस वॉर की वजह से रशिया हारेगा या फिर जीतेगा। वी नो दैट साइनो रशियन पार्टनरशिप इज ब्रूइंग, इट हैज़ बिकम इनएविटेबल। कई सालों से इसकी इंडिकेशन थी, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है ये साइनो रशियन पार्टनरशिप। लेकिन युद्ध के बाद अगर रशिया हारेगा तो इस पार्टनरशिप में रशिया के पास लेवरेज काफ़ी कम रह जाएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी द जूनियर पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक जूनियर पार्टनर ही कहलाएगा वो, और चाइना का पौधा और भी बड़ा रहेगा। ये जो है इंप्लीकेशन है, बहुत बड़ी इंप्लीकेशन। एक तो मैंने बताया आपको डिफेंस, इंडिया के डिफेंस फ्रॉम रशिया वो हिट हो सकते हैं। दूसरा है कि अगर ये पार्टनरशिप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे विवाद चल रहा है इंडिया और चाइना का, और अगर चाइना और रशिया की पार्टनरशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगी तो इंडिया ये ज़रूर सोचेगा कि अगर पार्टनरशिप बिल्ड भी हो जाए इट शुड रादर बी एंटी यूएस, यानी कि यूएस की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं होना चाहिए। इंडिया वुड बेट ऑन दैट कि अगर दोनों के बीच वेरी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी बन जाए तो एंटी वेस्ट एंटी यूएस एटीट्यूड से बने। इंडिया इसीलिए कई सारे देशों के साथ बैलेंस जरूर करें। तो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्प्लीकेशन, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये ऑलरेडी हो रहा है, हम लोगों ने देखा है इस चीज़ को, राइट। इसके अलावा एट अ मैक्रो लेवल एक इम्प्लीकेशन जरूर है कि कोई भी आइडियोलॉजी की बात कीजिएगा, वॉर ऑलवेज पिप्स एनी आइडियोलॉजी। दैट मीन्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म इज द मैंडेट। कोई भी बात कर लीजिए आप, लिबरलिज्म की बात कर लीजिए, कम्युनिज्म की बात कर लीजिए, सोशलिज्म की बात कर लीजिए, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, कुछ भी, जब लड़ाई चल रही है, लड़ाई पिप्स एवरी आइडियोलॉजी। अब समझते हैं इस चीज़ को। देखिए रशिया का तो अंडरस्टैंडेबल था, रशिया कहता है कि हम खुद को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, राइट। हम खुद को बचाने के लिए, यूक्रेन अगर नेटो में जाएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर एक खतरा आएगा, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग वही लिबरलिज्म की बात करें या फिर लिबरल ब्लॉक की बात करें, वो लोग क्या कर रहे हैं? इवेंचुअली जो वॉर शुरू हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द लिबरल एक्सपेंशन ओनली, राइट। तो यहां पे कहीं ना कहीं लिबरलिज्म इज बीइंग एक्सपोज। मैंने कहूंगा लिबरलिज्म ओनली, आइडियोलॉजी इज बीइंग एक्सपोज। कोई भी आइडियोलॉजी हो, युद्ध सब चीज को मात दे देगा, युद्ध होगा। अगर आप लिबरल भी देश को हो, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, लिबरल सो कॉल्ड लिबरल कंट्रीज ही यूक्रेन का समर्थन कर रही है, और इसी की वजह से लड़ाई भी काफी ज्यादा एडवांस चल रही है अभी भी। द वॉर इज गोइंग ऑन because the western bloc, the NATO bloc is helping Ukraine. So this is the biggest implication. In fact ये इतिहास से ही रियलिटी रही है कि कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर कहे लिबरलिज्म लड़ते नहीं है, डेमोक्रेसी लड़ते नहीं है, ये सारी चीज़ें खोखली है। क्यों? क्योंकि जब भी वॉर होता है, आइडियोलॉजी टेक्स अ बैक बर्नर। युद्ध चल रहा है, इट पिप्स एवरीथिंग। दैट्स द बिगेस्ट इंप्लीकेशन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्योंकि लिबरल ब्लॉक जो है वो भी लड़ाई कंटिन्यूस कर ही रहे। अब जो यूक्रेन ने हिटबैक किया है वो क्यों किया है? द सो कॉल्ड लिबरल कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, दे आर प्रमोटिंग द वॉर, दे आर प्रमोटिंग द वॉर इंडस्ट्री, देयर ओन डिफेंस इंडस्ट्रीज। सो दैट इज द फाइनल इंप्लीकेशन। देखिए डिस्कशन की शुरुआत हम लोगों ने की थी ये कहकर कि अगर रशिया हारेगा, लेकिन आपको जानना ये चीज़ है कि अभी तक रशिया हारा नहीं। यस, रिवर्सेस हैव हैपेंड, बट डू रिमेंबर दैट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, क्योंकि ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि युद्ध में अगर रिवर्सेस हो जाए और लीडर के पास कुछ इस तरह का बटन पड़ा हुआ है, न्यूक्लियर बटन, दैट इज़ एन ऑप्शन। इसके ऊपर ऑलरेडी पुतिन बात कर चुके हैं, रशियन मिनिस्टर्स भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर बटन इज ऑलवेज एन ऑप्शन। अगर ये हुआ देन रशिया विल बी कंप्लीटली पराया स्टेट। ऑलरेडी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, और बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब तक सैंक्शंस रहेंगे तब तक रशिया युद्ध नहीं जीत सकता है। इसके अलावा इतिहास एक और चीज़ का भी गवाह है, दैट द विंटर इज कमिंग इन रशिया, राइट।
लिटरल विंटर इज कमिंग, आने वाले महीने में, सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीक विंटर आ जाएगा। और जब भी विंटर आता है कहीं ना कहीं रशिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जरूर मिलता है। क्यों? आपको याद होगा विश्व युद्ध 1 में भी, विश्व युद्ध 2 में भी रशिया ने विंटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। तो क्या यह स्ट्रैटेजी है कि यूक्रेन अगर रिवर्सेस कर रहा है, इज इट अ स्ट्रैटेजी कि यूक्रेनियन फोर्सेस को और भी ज्यादा रशियन बॉर्डर की तरफ लाया जाए, फिर बाद में रिटेलिएशन आएगी रशिया की तरफ से? दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज विंटर हैज बीन यूज्ड बाय देम। कैसे? देखिए विश्व युद्ध 2 में क्या हुआ, उन्होंने उनकी पॉलिसी यूज की। व्हाट वाज द पॉलिसी? द पॉलिसी ऑफ स्कॉर्च्ड अर्थ। स्कॉर्च्ड अर्थ की क्या पॉलिसी? आप जानते हो कि रशिया इवेंचुअली बिकेम द ग्रेवयार्ड फॉर हिटलर्स फोर्सेस। कैसे? क्योंकि रशिया ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, उन्होंने रिट्रीट किया, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर उन्होंने रिट्रीट कर लिया, राइट? 800 to 1000 किलोमीटर उन्होंने रिट्रीट किया विंटर में। और जैसे से रिट्रीट कर रहे हैं अपनी ही टेरिटरी में, रशिया के अंदर ही उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फसलें बर्बाद कर दी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बर्बाद कर दी, रेलवे लाइंस उन्होंने बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि जो हिटलर की फोर्सेस एडवांस कर रही थी वो उसे इस्तेमाल ना करें। और इवेंचुअली क्या हुआ? विंटर हिट हुआ। जब विंटर हिट हुआ तो हिटलर की फोर्सेस के पास कोई सप्लाईज नहीं थे, वो फंस गए, राइट? सो दे एक्चुअली बिकेम लेम डक्स। उसके बाद रशिया रिटेलिएट, रशिया तैयार थे, उनको पता है, उनकी ठंड उनको पता है, उनकी टेम्परेचर्स उनको पता है, उनका खुद का बैकयार्ड है, और वहां पे उन्होंने हिटलर की फोर्सेस को पछाड़ दिया था। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन बिकॉज इन द अपकमिंग मंथ्स इफ द वॉर प्रोग्रेसेस देन विंटर का फायदा जरूर मिल सकता है रशिया को। सो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, रशिया इज नॉट लॉस्ट बट वी अज्यूम, हम लोगों ने स्पेक्युलेट किया कि अगर रशिया हारेगा तो क्या इंप्लीकेशन हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया बताइए मुझे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज इंप्लीकेशंस? डू यू थिंक एनी अदर थिंग वुड हैपन? डू कमेंट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222। विद दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।